बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को रेलवे स्टेशन पर लेने ही नहीं आया। प्रभा देवी और हरि किशन जी गांव में ही रहते हैं। गांव में ही रह करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी एक ही संतान है, वह है उनका बेटा प्रदीप। अपने बेटे को हरि किशन जी ने खूब पढ़ाया लिखाया है। हरि किशन जी खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दोनों ही पति पत्नी की हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने बेटे को खूब पढ़ाएं और एक अच्छी सी नौकरी करवाएं। इसलिए अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दोनों ही पति पत्नी खूब मेहनत करते थे, जिससे पैसा कमाकर अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च कर सकें। हरि किशन जी दूसरों के खेतों में ट्रैक्टर चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। उससे जो भी पैसे मिलते थे कुछ घर खर्च के लिए रख लेते थे और बाकी के पैसे अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च करते थे। कहते थे पढ़ाई के पैसे कभी बेकार नहीं जाते हैं, पढ़ाई में लगाए हुए पैसे आगे चलकर हमेशा फायदा ही करते हैं। मैं तो पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। घर पर प्रभा देवी ने अपने पति का हाथ बटाने के लिए 2 भैंस बांध रखी थी। भैंसों का दूध निकालती, कुछ दूध घर के लिए रख लेती थी और कुछ दूध गांव की ही डेयरी पर भेज देती थी, जिससे उनको पैसे मिल जाते थे। उन पैसों को इकट्ठा करती रहती थी कि जब उनका बेटा शहर में पढ़ने के लिए जाएगा उसके काम आएंगे। प्रदीप भी स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद अपने माता पिता से शहर जाने के लिए कहता है। प्रभा देवी को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को कभी अपने से दूर नहीं रखा है, लेकिन पढ़ाई के लिए तो उन्हें अपने बेटे को दूर भेजना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से प्रभा देवी अपने मन को समझाती हैं कि जब उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा तब फिर वह उसके साथ ही रहेंगी। अभी मेहनत करनी है तो थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं, बाद में मेहनत का फल भी मिलेगा। यही सोचकर हरि किशन जी अपने बेटे प्रदीप को शहर भेज देते हैं। शहर में गांव के ही प्रधान जी का लड़का भी पढ़ाई करता है। हरि किशन जी अपने बेटे प्रदीप को पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। माता पिता की मेहनत और बेटे की लगन की वजह से पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रदीप की नौकरी लग जाती है। वह एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अपने बेटे के पुलिस ऑफिसर बनने की खुशी में हरि किशन जी और प्रभा जी पूरे गांव में मिठाई बंटवा देते हैं और सबको बताते हैं मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बन गया है। धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है। बेटे के पुलिस ऑफिसर बनते ही बड़े बड़े घरों से उसके लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं। उन्हीं में से प्रदीप को एक लड़की पसंद आ जाती है। वह भी एक पुलिस ऑफिसर की बेटी होती है। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। प्रभा देवी तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समा रही हैं। वह तो पूरे आंगन में नाच नाच कर खुशियां मना रही हैं कि आज मेरे घर में बहू आ रही है। इस दिन की मैंने कितने दिनों से अरमान सजाए थे कि मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, अपने सर पर सेहरा सजाएगा, मेरे घर में बहू आएगी। अपने बहू बेटों के साथ अब मैं आराम से रहूंगी। अब तो मेरा बेटा अफसर बन गया है। हम दोनों पति पत्नी का बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा बेटा पुलिस अफसर जो बन गया है। प्रदीप को शादी में सिर्फ 10 दिन की ही छुट्टियां मिलती हैं। 10 दिन की छुट्टियां निकालने के बाद वह वापस से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। प्रदीप के जाने के बाद 2 दिन तक बहू निशा अपने ससुराल में सास ससुर के साथ रहती है और उसके बाद वह भी अपने मायके चली जाती है। दोबारा से जब निशा आती है तब भी वह सिर्फ 1 दिन अपने ससुराल में रुकती है। उसके बाद अपने पति यानी कि प्रदीप के साथ शहर चली जाती है। इतने कम समय में तो प्रभा जी समझ ही नहीं पाती हैं कि उनकी बहू कैसी है, बहू का स्वभाव कैसा है, क्योंकि अभी तक तो बहू 3 से 4 दिन ही ससुराल में रुकी थी। उसमें भी प्रभा जी उसको बैठकर बना बना कर खिला रही थी। इतना मौका ही नहीं मिला था प्रभा जी अपनी बहू के हाथ की रोटी खा सकें। प्रभा जी तो चाहती थी कि बहू शादी के 1 से 2 महीने तक उनके पास ही रुके, उसके बाद ही बेटे के पास जाए। लेकिन बहू की अपने ससुराल में रुकने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वह साफ साफ मना कर देती है और कहती है, माँ जी मैं इस गांव में नहीं रुक सकती हूँ। मैं तो हमेशा से शहर में रही हूँ, शहर में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा तो पुलिस ऑफिसर हैं, तो मेरा इस गांव में एक दिन काटना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अपने पति के साथ शहर ही जाऊंगी। अपनी बहू की बात को मानते हुए प्रभा जी अपनी बहू निशा को
बेटे के साथ गांव से दूर शहर में भेज देती हैं। कुछ समय बाद पहली दिवाली पर प्रदीप अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने गांव आता है। प्रभाजी के बहू बेटे दिवाली वाले दिन ही आते हैं। उससे पहले प्रभाजी पूरे घर की साफ सफाई कर लेती हैं, घर का दिवाली वाला खाना भी बना लेती हैं। तब बहू और बेटे दोपहर के बाद ही घर गांव आते हैं। शाम को पूजा करने के बाद प्रभाजी काम कर कर के थक गई थीं, इसीलिए वह अपने कमरे में कुर्सी पर जाकर बैठ जाती हैं और इंतज़ार करती हैं कि अब तो मैंने खाना बना दिया है, बहू कम से कम सब लोगों को खाना परोस कर तो खिला ही देगी। इसीलिए वह बेफिक्र होकर अपने कमरे में बैठी रहती हैं कि अब घर में बहू आ गई है, मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। लेकिन आधे घंटे बाद ही प्रदीप आता है और कहता है, माँ अभी तक बैठी हो, बहुत तेज भूख लग रही है। बाहर पिताजी भी बैठे हुए हैं कि कब तुम खाना दोगी, पूरे घर में दिए भी जल गए हैं, अब तो खाना दे दो, भूख के मारे पेट कुल बुला रहा है। प्रभाजी अपने कमरे से उठती हैं और कहती हैं, बेटा खाना तुम बहू से ले लेते, बहू खाना परोस देती तुम दोनों को, खाना तो बना रखा हुआ है, फिर क्यों भूखे घूम रहे हो। मैं अभी जाती हूँ बहू के पास और कहती हूँ कि खाना लगा दे तुम दोनों को। प्रभाजी बहू के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि बहू अपने फ़ोन में बिजी है। निशा, बाहर तुम्हारे ससुर जी और प्रदीप खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, जा कर के खाना परोस दो। मैं तो पूरे दिन से काम कर कर के थक गई हूँ, मेरी तो कमर दर्द हो रही है। प्रभाजी का इतना कहना था कि बहू तो गुस्से से उठती है। वह कहती है, तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ क्या, जो सब लोगों को खाना परोस कर खिलाऊंगी। मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ और पुलिस ऑफिसर की पत्नी हूँ, मैं किसी को खाना परोसने वाली नहीं हूँ। मुझे ही खाना परोस कर इस कमरे में दे जाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। प्रभाजी उल्टे पांव कमरे से वापस आ जाती हैं। बरामदे में खड़ा हुआ उनका बेटा प्रदीप भी अपनी पत्नी की सारी बातों को सुन लेता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है, क्योंकि इन 7 महीनों में प्रदीप अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसकी पत्नी कैसी है। जब देखो तब प्रदीप को भी अपने पुलिस ऑफिसर की बेटी होने की धमकी देती रहती है। इसीलिए वह निशा से खाना ना मांग करके अपनी माँ से खाना मांगता है। प्रभाजी सब लोगों को खाना परोस कर खिला देती हैं। बहू का खाना भी उसके कमरे में भिजवा देती हैं। बहू खाना खाकर अपने कमरे में ही थाली छोड़ देती है और आराम से अपने पलंग पर बैठकर फिर से फ़ोन चलाने लगती है। वह घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाती है। काम कराना तो दूर, अपनी सास को सास तक नहीं मानती है। दूसरे दिन प्रभाजी अपनी बहू के पास जाती हैं। वह सोचती हैं, हो सकता है बहू कल थक कर आई हो, इसीलिए इतना चिड़चिड़ा रही थी। आज उससे थोड़ा प्यार से बात करूंगी तो शायद उसका मूड ठीक हो जाए। वह बहू के पास पलंग पर जाकर बैठ जाती हैं और उसके सर पर हाथ रखकर पूछती हैं, बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। प्रभाजी के इतने कहते ही बहू चिल्लाती हुई कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर पर हाथ रखने की, उठ जाओ मेरे पलंग से, इस पर मत बैठो, इस पलंग को मेरे पापा ने दहेज में दिया था, यह मेरा है, तुम इस पर नहीं बैठ सकती हो, पलंग पर बैठकर मेरा पलंग गंदा कर दोगी। और कहती हो, तुम तो एकदम गांव की लगती हो मुझे, तुम्हें तो अपनी सास कहने में भी शर्म आती है। मैं तो तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी सास हो। बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुन करके प्रभाजी चौंक जाती हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर आसमान से बिजली ही गिर पड़ी हो। अरे कितने अरमानों के साथ वह अपनी बहू लाई थी कि उनके एक भी बेटी नहीं थी, सिर्फ एक बेटा ही है, तो बहू को अपनी बेटी की तरह रखेंगी, बेटी की तरह ही लाड प्यार देंगी। लेकिन बहू उन्हें गांव की गवार समझती है, जिसके छूने भर से बहू गंदी हो जाएगी। प्रभाजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी साड़ी के पल्लू से आंखों के आंसू को पोंछती हुए कमरे से चुपचाप बाहर निकल जाती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती हैं। 2 दिन बाद बहू बेटा भी वापस से शहर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 2 साल बाद प्रभाजी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। आसपास के बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, लेकिन उनको आराम नहीं पड़ता है। डॉक्टर कहता है, आपको किसी बड़े शहर में जाकर बड़े से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इधर गांव के आसपास के डॉक्टरों से तो आपका रोग ही पकड़ में नहीं आ रहा है। शहरों में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो पता चल जाएगा आपकी समस्या क्या है। हरि किशन जी अपने बेटे को फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम मुझे शहर ले चलो, तुम्हारी माँ की तबीयत
ठीक नहीं रहती है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर को दिखाओ। प्रदीप कहता है ठीक है माँ बाबूजी, मैं आप दोनों का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। आप लोग कल शाम की ही ट्रेन से आ जाइए। आप सुबह 4 बजे ही हमारे शहर आ जाएंगे। मैं आपको स्टेशन पर लेने के लिए आ जाऊंगा। प्रभा जी और हरि किशन जी शहर जाने की तैयारियां करने लगते हैं। दूसरे दिन शाम की ट्रेन में बैठ करके सुबह 4 बजे ही अपने बेटे के शहर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर पहुंचकर वह चारों तरफ नजरें घुमाकर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनका बेटा दिख जाए, लेकिन उनको कहीं भी अपना बेटा नजर नहीं आता है। तभी एक चाय वाला उनके पास आता है और कहता है, माँ जी आप चाय पियेंगी क्या? मैं देख रहा हूँ आप सुबह 4 बजे से बैठी हैं और अभी 8 बज गए हैं, आपने एक कप चाय तक नहीं पी है। आप दोनों एक एक कप चाय पी लीजिए। दोनों पति पत्नी एक एक कप चाय पी लेते हैं। उसके बाद फिर अपने बेटे का इंतजार करते रहते हैं। अब तो सुबह के 8 से दोपहर के 12 बज गए, 12 से 2 बज गए, 2 से शाम के 6 बज गए, लेकिन बेटे का तो कोई अता पता ही नहीं था। वह चाय वाला भी हर 2 घंटे बाद प्रभा जी और हरि किशन जी के पास आता और उनको 2 कप चाय पिलाकर चला जाता। पूरे दिन से वह देख रहा था कि वह दोनों बुजुर्ग दंपत्ति सुबह से एक ही जगह बैठे हुए हैं, साथ में 2 बैग लिए हैं। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। चाय वाले से रहा नहीं जाता है। वह कहता है, बाबूजी आप यह बताओ कि आप इधर सुबह से क्यों बैठे हो? कहीं जाना है तो आप जाते क्यों नहीं हो? लगता है किसी का इंतजार कर रहे हो। हरि किशन जी कहते हैं, तुम सही कह रहे हो बेटा, मैं सुबह से अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बेटे ने कहा था कि मैं इधर रेलवे स्टेशन पर बैठकर उनका इंतजार करूं, वह मुझे लेने आएगा, लेकिन सुबह से लेकर शाम हो गई, मुझे कहीं भी अपना बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है जिससे मैं अपने बेटे को फ़ोन कर सकूं। तो चाय वाला अपनी जेब से एक फ़ोन निकालता है और कहता है, अरे बाबूजी आप मेरे फ़ोन से फ़ोन कर लीजिए, बताओ आपका नंबर क्या है? तो जल्दी से प्रभा जी अपने बैग से एक छोटी सी पर्ची निकालती हैं जिसमें उनके बेटे का नंबर होता है। चाय वाला जैसे ही प्रदीप को फ़ोन करता है, उधर से प्रदीप बोलता है, हेलो कौन? हेलो कौन बोल रहा है? चाय वाला कहता है, मैं रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ, इधर आपके माता पिताजी बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। वह फ़ोन प्रभा जी को देने वाला ही होता है कि तभी प्रदीप उसको फ़ोन देने से रोक लेता है और कहता है, तुम मेरी बात सुनो, मैं अपने माता पिता से बात नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक पता बता रहा हूँ, उधर तुम मेरे माता पिता को छोड़ देना। मैं उनको लेने नहीं आ सकता हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मेरी पत्नी ने मुझको धमकी दी है, अगर मैं इस घर में अपने माता पिता को लेकर आऊँगा तो वह इस घर को छोड़ करके अपने मायके चली जाएगी और ऊपर से केस भी कर देगी। भाई तुम मेरी मजबूरी को समझो, मैं अपने माता पिता को इन सारी बातों को बता करके दुख नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए भाई तुम मेरी थोड़ी सी सहायता कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। चाय वाला कहता है, आप मुझे पता बताइए कि आपके माता पिता को किधर भेजना है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। चाय वाला बूढ़े माता पिता को उसके बेटे के बताए गए पते पर छोड़ कर आता है। वह पता बेटे की सोसाइटी के बाहर ही एक छोटी सी सोसाइटी है, उसमें ही प्रदीप ने अपने माता पिता के लिए 1 BHK का फ्लैट बुक कर दिया है और उस फ्लैट में अपने माता पिता के लिए खाने पीने की सारी सुविधाएं कर देता है। चाय वाला कहता है, यह आपके बेटे ने आपके लिए घर दिया है, आप इसी घर में रहो। उसने कहा है कि वह आपसे आकर जल्द ही मिलेगा। मौका मिलते ही शाम को प्रदीप अपने माता पिता से जाकर मिलता है और अपनी पत्नी के बारे में सारी बातें बताता है और चुपचाप से अपने माता पिता को ले जाकर अस्पताल में दिखा भी देता है। उसकी माँ की तबीयत भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है। प्रदीप की पत्नी प्रेग्नेंट है, उसका 9वां महीना चल रहा है। निशा ने अपने मायके में पहले ही बोल दिया था कि उसकी माँ उसकी डिलीवरी के टाइम पर आ जाए, लेकिन अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और उसी समय पर उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी माँ नहीं आ पाती है। ऐसे समय में प्रभा जी अपनी बहू के पास जाती हैं और उससे कहती हैं, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। घर से लेकर अस्पताल तक प्रभा जी अपनी बहू के साथ ही रहती हैं, उसके सर पर हाथ रखती हैं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से तसल्ली देती रहती हैं। निशा की प्यारी सी बेटी होती है,
प्रभाजी और हरि किशन जी भी अपनी नन्ही सी पोती को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभाजी और हरि किशन जी भी अपनी नन्ही सी पोती को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। निशा को बेटी ऑपरेशन से होती है, इसीलिए उसको उठने बैठने में बड़ी परेशानी हो रही थी। घर आने पर प्रभाजी बहू के साथ घर आ जाती हैं और 2 महीने तक अपनी बहू की खूब सेवा करती हैं। अपनी पोती की मालिश करती हैं, बहू को समय से खाने पीने के लिए देती हैं, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है सारी बारीकियों को अपनी बहू को सिखा देती हैं। बेटा तो अपने ऑफिस चला जाता था, लेकिन बाद में घर के सारे काम प्रभाजी ही देखती थी और अपने बहू और पोती के सारे काम प्रभाजी ही करती थी। हमेशा खुश होकर सारे काम करती थी। निशा जब देखती है कि उसकी सास कितनी अच्छी है, उसकी दुख तकलीफ में कितना उसका साथ दे रही है, समय से खाना बनाकर दे रही है, मेरी बेटी को भी संभाल रही है, उसकी मालिश कर रही है, मुझे 2 महीने से कोई काम नहीं करने दिया है, लेकिन मैंने उनके साथ क्या किया? अरे उनको तो अपने बिस्तर पर भी बैठने नहीं दिया, कहा था कि गंदा हो जाएगा। और वह तो मेरे कितने सारे काम कर रही हैं, मेरे कपड़े तक धुल रही हैं। मैंने कभी उनके किसी काम में कोई सहायता नहीं कराई, बल्कि मैंने तो अपने घर में आने तक से मना कर दिया था। अब निशा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और मन ही मन बहुत ही आत्मग्लानि से भर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सासू माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी किस तरह से मांगे, क्योंकि इतना तो माँ भी अपनी बेटी के लिए नहीं कर पाती है जितना कि प्रभाजी अपनी बहू के लिए कर रही थी। शाम को जब बेटा ऑफिस से आता है तो निशा को देखकर पूछता है, क्या हुआ निशा, तुम आज इतनी उदास क्यों हो रही हो? निशा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रभाजी कमरे में आ जाती हैं। निशा अपने पलंग से उठ कर के प्रभाजी के पैरों के पास बैठ जाती है और पैरों को पकड़कर खूब तेज रोने लगती है। प्रभाजी कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? कहती है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे आज अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया था, पर आप तो कितनी अच्छी हैं, एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रख रही हैं, मेरे खाने पीने का, मेरे दुख तकलीफ का। पर मैंने आपके लिए क्या किया, आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरी दुख तकलीफ में मेरा साथ दिया। अगर आज आप ना होती तो पता नहीं क्या होता, मैं तो अकेले यह सब कुछ संभाल ही नहीं पाती, मुझे माफ़ कर दो माँ जी। प्रभाजी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बहू को उठा करके गले से लगा लेती हैं, कहती हैं, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब तुम भी ठीक हो गई हो और मैंने भी डॉक्टर से दवाइयाँ ले ली हैं, पूरे 6 महीने की मंगवा ली हैं। अब मैं भी अपने गांव चली जाऊंगी। गांव जाने की बात सुनकर निशा हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज़ माँ आप गांव मत जाओ, अब आप हमारे साथ इधर ही रहो, हम आपको गांव नहीं जाने देंगे। गांव में क्या रखा है, आपको ढंग का डॉक्टर भी नहीं मिलता है, आप हमारे पास रहेंगी तो हम आपको देखते रहेंगे, आप हमें देखते रहना। इस तरह से हमारी बेटी को भी उसके दादी बाबा का प्यार मिलता रहेगा। मैंने तो कभी अपने दादी बाबा का प्यार देखा नहीं, क्योंकि हमेशा अपने मम्मी पापा के साथ नौकरी पर रही हूँ, कभी दादी बाबा साथ ही नहीं रहे। आज मेरी बेटी के पास उसके दादी दादा हैं, तो क्यों ना उसे अपने दादी दादा का सुख मिले। आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, हमारे साथ इधर ही रहो। अब तो प्रभाजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। प्रदीप भी अपनी पत्नी के बदलते हुए व्यवहार को देख करके बहुत खुश है। वह तो हमेशा से यही चाहता था कि उसके माता पिता और उसकी पत्नी हमेशा एक साथ रहें और फिर सभी हंसी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।